हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 9th के 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और जो कि चैप्टर का नाम है वन्य प्राणी। तो इनमें पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होता है। इसके बाद हम जाएंगे वन्य प्राणियों पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो सबसे पहले यहाँ इस लाइन में आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो होना चाहिए, कि जैव विविधता क्या होता है। देखिए, जैव विविधता कुछ इस तरह की होती है कि पूरा नेचर का जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर, फॉरेस्ट, कुछ भी, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, जैव विविधता। कि कितनी जीवों की विविधता है सिंपली शब्द में। ठीक है, तो वो ये है। तो भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न पौधे मतलब पौधों की विविधता के कारण यह विश्व में तो 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे स्थान पर है। क्लियर। भारत में लगभग 5,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। एक बहुत बड़ा भाग भारत रखता है पौधों का। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल या एलेगी, कवक या फंजाई भी पाए जाते हैं। क्लियर। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, जो कि ताजी और समुद्री जल पानी की होती हैं, पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई जा रही है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। तो प्राकृतिक वनस्पति वह होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति या वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है इस तरह के पौधे जो जंगल में उगे आते हैं। ये सब अक्षत वनस्पति का पार्ट है, बिकॉज कोई इनको प्लांटेशन करने नहीं जाता, ना कोई पानी देने जाता है, ये नेचुरली ग्रो करते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागान वनस्पति का तो भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति का नहीं है। क्यों? क्योंकि बागान हुआ, फल हुआ, फसलें हुआ, इनको मनुष्य उगाता है। और हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो वह स्वतः उगती है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। मतलब इंडिया में ही पैदा हुई है, यहीं के सीड्स हैं, मतलब एक तरह से इंडिजेनेटिक। ठीक है। और लेकिन जो पौधे बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कह देते हैं, यानी बाहरी पौधे कह देते हैं। क्लियर। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में भी इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। मतलब अलग अलग धरती पर अलग अलग पौधे मिलते हैं, उसी तरह पौधों की तरह ही वनस्पति और वन्य प्राणियों में भी विविधता देखने को मिलती है। तो उसका कारण क्या है? देखिए, धरातल, भूभाग, मृदा, जलवायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण आदि का वनस्पति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें भूभाग कैसा है, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है प्रभाव पड़ेगा। मृदा कैसी है, काली कठोर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है नदियों वाली, या फिर पर्वतीय मिट्टी है, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वैसी वहाँ वनस्पति उत्पन्न होती है। जलवायु कैसी है, ध्रुवीय प्रदेशों के जानवर होते हैं वो कठोर चमड़ी और फर वाले बालों युक्त होते हैं, जबकि जो अपन देखें कि रेगिस्तानी ऊंट होता है, उसके शरीर पर बाल बहुत कम या कहें कि ना के बराबर होते हैं और चमड़ी मोटी होती है, खुर होते हैं, पानी को रोकने की बॉडी में कैपेसिटी होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वन्य नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा
तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है। इनसे पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं और धरती के प्रॉपर टेम्परेचर से वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जीवाश्म में, और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। क्लियर? तो ये बताया गया है इस टेबल में कि किस एरिया का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है और जनवरी में कितना रहता है और कैसा मौसम रहता है, इन द सेंस ऑफ कि कहीं पाला पड़ता है या नहीं पड़ता, बर्फ गिरती है। ये जनवरी की है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। इन सब के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। अब वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी शेयर कर रही है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो कहाँ पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय वन? उष्णकटिबंधीय एरिया में। उष्णकटिबंधीय एरिया कौन सा होता है? विषुवत रेखा के आसपास का, कर्क और मकर रेखा के नीचे का भाग, लगभग बीच का कह सकते हैं। सदाबहार वन किसे कहेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो हमेशा साल के हर मौसम में ग्रीन बने रहते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग होते हैं, तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। क्लियर? ये एरिया आपको याद रखना मस्ट है, आपको याद रखना ही होगा। ये मिलते कहाँ हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगर हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचे हो जाते हैं, कुछ इनमें बहुत ऊंचे हो जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। और इनमें क्या होता है? वृक्षों का त्रिस्तरीय प्रणाली पाई जाती है। देखिए, कुछ वृक्ष यहाँ तक हैं, कुछ यहाँ तक है, कुछ यहाँ तक है, कुछ लगभग इस हाइट के और कुछ ऊंचे हैं। तो इससे क्या होता है कि इतना डेंसिटी हो जाती है, पेड़ों की इतनी डेंसिटी हो जाती है कि डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश भी धरती पर नहीं आ पाता है, नंबर एक चीज। और सूर्य का प्रकाश नहीं आने के कारण इतने तरह तरह के छोटे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि ये हार्मफुल भी हो जाते हैं। अमेज़न के जंगलों की बात करें तो वो कुछ इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है कि कोई प्लांट्स हैं, जैसे ये इतने सारे प्लांट्स लग रहे हैं, इनमें से मान लीजिए विंटर आई तब ये वाले प्लांट्स सूख गए, लेकिन बाकी के ये हरे रहेंगे। समर आया तो मान लीजिए इन पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरा दी, तब तक इनकी भी पत्तियां आ चुकी हैं और ये तो ग्रीन है। तो इस तरह से पत्तियां तो गिराते हैं पौधे, लेकिन सारे एक साथ नहीं गिराते हैं, कुछ कभी गिराते हैं, कुछ कभी गिराते हैं, और यूजुअली बहुत वेराइटीज है, इसलिए ग्रीनरी बनी रहती है। यहाँ व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें आबूनस या अबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना है। जानवरों की अगर हम बात करें तो यहाँ हाथी, लेमूर, हिरण, एक सींग वाले गेंडे असम और पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल के दलदल में। अब बात करते हैं दूसरी के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे होते हैं। बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उससे थोड़ा ऊपर और नीचे पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ये क्या होते हैं? देखिए, ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल फैले हुए हैं। याद रखना है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा तक पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। मतलब ये जो पर्णपाती वन है, इनमें भी कुछ जो सदाबहार वन से बिल्कुल पास में ऊपर की तरफ पाए, जैसे ये सदाबहार वन का एरिया है, तो यहाँ पाए जाएंगे बिल्कुल वो होंगे आर्द्र पर्णपाती वन, और उससे भी थोड़ा ऊपर पाए जाएंगे वो है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य,
देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर। और पेड़ों की अगर हम बात करें तो सागौन, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत आदि पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। देश में प्रायद्वीपीय पठार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में मिलते हैं। सागौन, साल, पीपल, नीम आदि हैं। यहाँ के बहुत बड़े भाग को कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर दिया गया है। कुछ भाग में पशुचारण होता है। यहाँ सिंह, शेर, सुअर, हिरण व हाथी, छिपकली, सांप, कछुए पाए जाते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन होता है। मेनली इनका वर्षा से आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं 100 से 200, और शुष्क पर्णपाती होते हैं 70 से 100। यह मैप में आप देख सकते हैं कि जो डार्क ग्रीन कलर दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है, और ये पश्चिमी घाट का कुछ भाग है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ ये वाला लाइट ग्रीन देखते हैं, ये वाला जो पूरा बहुत बड़ा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार का, जहाँ कम बारिश होती है कंपैरिजन ऑफ सदाबहार वन, वहाँ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगर हम इसकी बात करें, इस एरिया की, तो ये है पर्वतीय वनों का। ये वाला जो डार्क मस्टर्ड कलर में है, ये मैग्रोव वनस्पति का है, और ये जो लास्ट लाइट कलर का है, ये है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, जहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ ये मैप देख के आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों की। वर्षा जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ दोनों शामिल की जाती है। इस तरह की कुछ झाड़ियाँ हो जाती हैं, पानी को ज़्यादा कम से कम वाष्पोत्सर्जित करने के कारण ये अपनी तने और पत्तियों को एक ही रूप दे देते हैं और मोटा बना देते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाए। उपलब्धता की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी भागों में, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। अकासिया खजूर, या जिसे पाम भी कहते हैं, यूफोर्बिया, नागफनी या कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। जल की तलाश में जड़ें लंबी हो जाती हैं। लंबी का मतलब धरती में अंदर तक गहरी हो जाती हैं। वह पत्तियां प्राय छोटी होती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। अब है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। देखिए, पर्वत कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे। यहाँ पे नीचे जो सामान्य वनस्पति पाई जाती है वो होती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, तापमान में कमी के कारण और ऊंचाई के कारण वनस्पति भी चेंज होती जाती है। यहाँ देखिए कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। वहीं 1500 से 3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, सीडर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर जो वृक्ष होते हैं वो हिमालय के दक्षिणी ढाल, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों, घास के मैदान के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति भी पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनिफर, पैन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हम हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है और झाड़ियों के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। तो ये वाला एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि हिमरेखा के पास क्या होता है, वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है और झाड़ियां घास में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनका प्रयोग गुज्जर बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मांस, लिचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइसबैक्स और कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। देखिए, इस तरह से पर्वतीय वन होते हैं, पर ढलान पे ये उग जाते हैं अलग अलग प्रकार की वनस्पति के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ज्यादातर तटवर्ती क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है इस तरह से, वो कहलाती है मैंग्रोव वनस्पति। देखिए, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है।
घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधों की जड़ पानी में डूबी रहती है। भारत में ये कहाँ पाई जाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा वाले भाग में यह वनस्पति मिलती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है, जिससे जिससे कि हमें एक मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती हैं। नारियल, ताड़, कियोड़ा और एगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो अपन ने देखा ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इन वृक्षों की अधिकता के कारण ये डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भी कहलाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो ये वनस्पति है, तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटे के साथ पाई जाती है। अभी हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ ली और अब हम हैं वन्य प्राणियों पे। तो वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश की लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ मछलियों की अगर हम बात करें तो 2.546 प्रजातियां हैं मछलियों की, जो कि विश्व का 12% है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है मछलियों को लेके। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे बिल्कुल याद रखना। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण व आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा या छोटा मृग जिसे गैजल भी कहते हैं, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात का गिर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शेर है गुजरात के गिर में पाई जाने वाली प्रजाति। और ये है एक सींग का गेंडा जो असम में पाया जाता है। औषधीय पादपों के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है कि भारत प्राचीन काल से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है, मतलब जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। और भारत में औषधियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा की बात करें तो यह रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, को निदान करती है और केवल इंडिया में ही पाया जाता है। जामुन की बात करें तो पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुकारी और मूत्रवर्धक है, जिससे पाचन शक्ति का गुण होता है। इसके बीज से बनाया गया पाउडर डायबिटीज में हेल्प करता है। अर्जुन की हम बात करें तो ताजे पत्तों से निकाला गया रस कान के दर्द का इलाज करता है। बबूल की हम बात करें तो इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। और गोंद जो होता है वो शरीर की स्ट्रॉन्ग बनाता है। नीम तो एंटीबैक्टीरियल है। तुलसी है, खांसी जुकाम में अपनी मम्मियाँ देती हैं चाय में डाल के, अपन सब जानते हैं। कचनार, इसका यह फोड़ा या अल्सर कहते हैं, दमा रोगों के लिए प्रयोग में होता है। इस पौधे की जड़ तथा कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन कौन से पौधे औषधियों के लिए बेनिफिशियल है उनका बताएं। तो ये बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है कि भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आता है। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रन है। कच्छ का रन कहाँ है? गुजरात में। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी तथा फ्लैमिंगो हजारों संख्या में आते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाते हैं, बच्चों को पालती हैं। देशों में अनेक दर्शनीय स्थलों में से यह भी एक है। क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है? बिल्कुल है। इसके साथ साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो प्रवासी पक्षी हैं वो केवलादेव में आते हैं। केवलादेव कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है।
तो इस तरह से ये कई जगह आते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब अविस्मरणीय या फिर आश्चर्यजनक बात है कि इतनी दूर से साइबेरिया से आने वाला सारा अपने राजस्थान में इस जगह आता है, गुजरात में, कच्छ में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल वेजिटेशन इस तरह की है और नेचर ने ऐसा कुछ रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं कि ये वहाँ से यहाँ आते हैं। लेकिन अभी क्या होने लगा है, चीज़ें थोड़ी खराब हो रही हैं, लोग उन वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं, इन सारस का शिकार करके इनकी प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचर का साइकिल है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना जो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। कोरोना को तो समझ ही सकते हैं ना, प्रकृति से छेड़छाड़ करी तो क्या खतरनाक चीज़ सामने आई है कि 1 साल होने को आ गया लेकिन अभी तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही, और सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नॉर्मल ईजिली होने वाला भी नहीं है। खैर ठीक है। सरकार द्वारा जीव व पादप संपत्ति की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में देश में 18 जीव मंडल निचय या आरक्षित क्षेत्र हैं। ये आपको याद रखना है कि कितने हैं, 18 हैं। इसमें से 10 तो सुंदरवन में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरी वृक्ष पड़ा था ना, वही वाला एरिया। नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल कर्नाटक तमिलनाडु में, नौकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार में, मानस असम में, सिमलीपॉल उड़ीसा में है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचनक कमर छत्तीसगढ़ में है और अमरकंटक की गणना विश्व के जैव मंडल निचय में की गई है। ये लिस्ट बनाई गई है आरक्षित क्षेत्रों की, इन्हें आपको बाकायदा याद ही करना है। ये डायग्राम में बताया गया है कि दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है। ये रहा। राजाजी, कारबेट उत्तराखंड, सरिस्का केवलादेव रणथंभौर राजस्थान में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, चंद्रप्रभा दुधवा यूपी, कान्हा ताबोहा संजय गांधी पंचोम अमर अटून नगर। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये रेड डॉट से जो दिखाए गए हैं वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ब्लू स्टार जो है वो पक्षी अभ्यारण्य है और नेवी ब्लू जो है वो नेशनल पार्क है। तो आपको याद रखने हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्यों, कई चिड़ियाघर पादप व जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक चैप्टर और था, क्लास मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, जिसमें मैंने इन सब योजनाओं के बारे में बताया है। मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगी आई बटन पे, उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके साथ साथ आपको याद हो जाएगा कि शेर संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई और बाकी की जो हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई, तो आपको याद कर लेना है। इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका नॉलेज बढ़ाने में हमारा चैनल कहीं ना कहीं यूजफुल लगा हो आपको, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो डू हिट द बेल बटन, ताकि सारी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।